जय श्री राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं आर्यभट्ट एकेडमी का एजुकेशनल चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर एक बहुत ही शानदार से टॉपिक के बारे में, बहुत ही जबरदस्त से टॉपिक के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम रहने वाला है प्यारे साथियों, जैसा आपको सामने विदित है, दिख रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान के भाग 3 में जिसका जिक्र है, इससे पहले भाग 2 और भाग 1 उनके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, बाद में आसानी से आपको समझाएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगा कि ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी 2-3 वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा और विस्तार पूर्वक इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आज वाली ये जो वीडियो रहने वाली है, ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। यहां से आप प्यारे साथियों देखिए, मौलिक अधिकार। अगर प्यारे साथियों मैं बात करता हूं मौलिक अधिकारों की, तो इनकी जो संख्या है वो देखिए 12 से लेकर के 35 तक है। यानी 12 से लेकर के हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जिक्र है किसका, आप कहोगे फंडामेंटल राइट्स का। याद रखना, संविधान का मैग्ना कार्टा इनको कहा जाता है। तो कभी पूछ ले जाए संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है, तो आप कहोगे भाग 3 को कहा गया है। और प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक को कहा गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्यारे साथियों आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 16 तक बेहतरीन तरीके से विस्तार पूर्वक अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले तो सोर्स कभी भी पूछ लिया जाए कि आखिर ये जो हमने लिए हैं मूल अधिकार, ये कहां से लिए हैं, तो कौन से देश से लिए, आपका याद रखना है आपको अच्छी तरह से। ये हमने यूएस से, यानी अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमने ये मूल अधिकारों का जो मूल अधिकार है वो लिए हैं। आप याद रखेंगे प्यारे साथियों, मूल अधिकार जो हमारा मूल संविधान था उसके अंतर्गत इनकी संख्या पूरी 7 हुआ करती थी। यानी मूल अधिकार हमारे 7 हुआ करते थे स्टार्टिंग में, जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। लेकिन प्यारे साथियों वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 6 है। यह भी आपको याद रखना है। कौन से को हटाया गया है, तो आप याद रखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको आर्टिकल 31 में हुआ करता था। यह आर्टिकल नंबर 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, और इसको हटा करके आर्टिकल नंबर 300 के ए वाले पार्ट में जोड़ दिया गया है। यह भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्यारे साथियों बात यह भी याद रखनी है कि आर्टिकल मतलब भाग 3 से इसको शिफ्ट कर दिया गया है भाग 12 में। यानी आर्टिकल 300 जो है वो भाग 12 के अंतर्गत आता है। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। प्यारे साथियों, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में जो है वो जोड़ दिया गया था। तो आप याद रखेंगे यह था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1978 में, 1978 में प्यारे साथियों। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके किसमें रख दिया गया था, आप कहोगे कानूनी अधिकार में इसको जो है वो शामिल कर लिया गया था, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट इन बातों का, फिर उसके बाद अपने अधिकारों की तरफ को चलते हैं, मूल अधिकारों के बारे में। पहले मैंने बताया मूल अधिकारों की संख्या कहां से कहा था कि आप बताओगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। भाग पूछ लिया जाए, भाग आपका कौन सा है, तीसरा भाग है। दूसरे भाग में आपकी नागरिकता है, जबकि पहला भाग जो है वो आपका राज्य और संघ के बारे में बताता है। उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे होंगे, वो भी आप देखेंगे। लेकिन भाग 3 में आप जानते हो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। और प्यारे साथियों मैंने आपको बताया ये हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मूल जो संविधान था हमारा उसमें 7 थी इनकी संख्या, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और 1978 में प्यारे साथियों इसको आर्टिकल नंबर 31 से शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल नंबर 300 ए में। यानी भाग 3 से भाग 12 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। इतनी बातें आप अच्छी तरह से जान चुके हो। अब प्यारे साथियों जानने वाली बात यह है कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, यानी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 जो है वो बताता है राज्य की परिभाषा। प्यारे साथियों यहां राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, बल्कि हर एक उस संस्था से है जिसके पास विशेष अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उसके लिए बाध्य रहेगी, यानी वो उसको इंसाफ दिलाएगी। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है और अपने मूल अधिकारों का गलत फायदा उठा रहा है, तो भी वहां पर कौन देखेगी, ये वहां की सरकार देखेगी। जैसे इसमें आपकी सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। जैसे कोई संस्था ले लें जैसे ओएनजीसी, तो ये देखेगी, या फिर नगर पालिका कह लीजिए, या फिर पंचायतें, ये सारे के सारे जो है वो उसके मूल अधिकारों का हनन होते हुए उसके लिए भी कार्य करेगी। हनन नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, या फिर कोई अगर अपने मूल अधिकारों का गलत फायदा उठा रहा है तो वो भी उन सब पर काम जो होगा वो करने का वो किसका रहेगा, राज्य का। राज्य का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, कुछ भी, कोई कंपनी, कोई ओएनजीसी, कोई संस्था, नगर पालिका, पंचायत इत्यादि,
ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं प्यारे साथियों, तो आप कमेंट में वैसे लिखना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा ये बातें। फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आई होगी। तो आर्टिकल नंबर 12 आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि एक ऐसा आर्टिकल है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है और बताया गया है राज्य क्या है। राज्य क्या है, राज्य के लिए कई सारे वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई पंचायत, कोई नगर पालिका, कुछ भी वहां की जो संस्था है वो ये देखिए कि व्यक्तियों के या किसी मानव के, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है। ये कार्य देखने का किसका रहेगा काम, ये वहां की सरकार का, लोकल सरकार का रहेगा। इसी को राज्य कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी जमीन को छोड़ करके कहीं किसी दूसरे की जमीन पर कोई घर बना रहा है या कुछ कब्जा कर रहा है, तो ये काम देखने का वहां का लोकल गवर्नमेंट का रहेगा। इस प्रकार के सारे मूल अधिकारों को देखने का कार्य, उनके हनन होने का, या फिर अगर वो अति कर रहा है कोई व्यक्ति तो उस चीज पर रोकथाम करने का कार्य वहां की लोकल गवर्नमेंट का रहेगा। ये राज्य की परिभाषा है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में अवस्थित आई होगी। अब प्यारे साथियों बात करूंगा आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 13, और क्या कहता है वो भी देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 13 कहता है राज्य द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो। जैसे कि प्यारे साथियों आप जानते हो हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, हर व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन मैं मान लो अपने आजादी को देखते हुए किसी व्यक्ति को कुछ गलत शब्द कह रहा हूं, तो मैं अपने मूल अधिकारों का तो क्या कर रहा हूं, फायदा उठा रहा हूं, लेकिन दूसरे के मूल अधिकारों का मैं हनन कर रहा हूं। तो यह भी गलत है। यानी राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। और अगर ऐसा होता है तो वहां की, तो इसमें जो है वो कानून व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कानून क्या कर सकता है, अदालत क्या कर सकती है, इस कानून को, ऐसे कानून को जो बनाया गया है उसको निरस्त कर सकती है, शून्य कर सकती है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना। ये आपका है आर्टिकल नंबर 13। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब प्यारे साथियों यहां से मैं बात करूंगा राइट टू इक्वलिटी, यानी आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। राइट टू इक्वलिटी के अंदर हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं। लेकिन प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं इसको समानता का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। 16 तक ही हो पाएगी इस वीडियो में बात, लेकिन यकीन मान के चले जल्दी ही, यानी कल ही मैं फिर से वीडियो लेकर के आऊंगा और 16 के बाद के आर्टिकलों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल देख लीजिए आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। यानी विधि का मतलब यहां पर रहता है कानून, यानी कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार है और सभी के लिए समान तरीके से उसका संरक्षण भी करना है। यानी हर व्यक्ति को यह आजादी है कि वो कानून सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा, और सभी व्यक्ति उसका क्या करेंगे, कंजर्वेशन भी करेंगे, यानी उसको संरक्षण भी करेंगे। सिवाय आपको याद रखना है केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे दो पद हैं जिनके पास विशेष अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 361 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी भी दीवानी या फिर सिविल मुकदमा जो है, सिविल केस दायर नहीं किया जा सकता। यह केवल विशेष अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ही है आर्टिकल नंबर 361 के तहत। तो यह बात आपके समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर यह अपवाद भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हैं इसको हम, अपवाद। यानी आपको मैंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास विधि के समक्ष समान कानून होंगे, समान अधिकार होंगे और समान तरीके से वो संरक्षण भी कर सकता है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनके तहत हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशेष पद ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, या जिनके लिए समान कानून और समान संरक्षण जो है वो नहीं है। जैसे इसमें सबसे पहला राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं जिनको विशेष अधिकार मिलते हैं आर्टिकल नंबर 361 के तहत। इसी प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आर्टिकल नंबर 105 के तहत, अगर राष्ट्रपति के संसद सत्र से, यानी राष्ट्रपति ने कोई सेशन बुलाया है, तो सेशन के बुलाने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन पर जो है, किस पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर कोई दीवानी या फिर सिविल केस के लिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में आई होगी। आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उन पर राष्ट्रपति के सेशन बुलाने के 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद तक कोई भी सिविल केस या फिर दीवानी का मुकदमा जो है उसके लिए उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो यह विशेष अधिकार हो गया इनके लिए भी। इसी प्रकार से एक आर्टिकल नंबर 194 है, 194, यह कहता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको कहा जाता है विधानमंडल के जो क्या होंगे, मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उनके लिए भी सेम कानून है। यानी वो भी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी प्रकार का दीवानी या सिविल केस के लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ विशेष अधिकार भी है, ये हम अपवाद के रूप में भी गिनते हैं।
और प्यारे साथियों बाकी आप आर्टिकल नंबर 14 समझ गए होंगे कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण जो है वो प्रदान करते हैं आर्टिकल नंबर 14। प्यारे साथियों बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 की। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 15? देखिए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध इसमें किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? विभेद उसमें नहीं किया जा सकता, यानी उनके लिए अलग से कानून नहीं बनाए जा सकते। सिवाय इसमें भी कुछ ना कुछ क्या रहेंगे, आपको कुछ अपवाद मिलेंगे, जैसे विमेन यानी औरतों और बच्चों को छोड़ करके बच्चों के लिए राज्य अलग से प्रावधान कर सकता है, विशेष अधिकार दे सकता है। तो यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जाति, धर्म और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी में भी क्या नहीं किया जा सकता? विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन औरतों के लिए और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो अलग से कानून बना सकता है। इसी प्रकार से प्यारे साथियों यह आर्टिकल नंबर 15 का 3 कहता है, जबकि आर्टिकल नंबर 15 का 4 क्या कहता है कि SC, ST, OBC या फिर अदर बैकवर्ड क्लास, कोई भी बैकवर्ड क्लास हो, उन सब के लिए भी जो है वो विशेष प्रावधान राज्य बना सकता है। यह भी इस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है। अब प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 की। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 16? देख लीजिए, लोक नियोजन अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी को समान अवसर मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा अवसर और किसी व्यक्ति को कम अवसर, सबको समान अवसर मिलते हैं। समान अवसर किस चीज के लिए? लोक नियोजन के कार्यों के लिए, या लोक नियोजन के विषय में, या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में समान अवसरों की जो अधिकार दिए गए हैं वो भी हमारे मूल अधिकारों में आते हैं, और यह आर्टिकल नंबर 16 कहता है। लेकिन प्यारे साथियों इसके अंतर्गत भी 16.4 या फिर 16.4 या फिर 16वें का चौथा जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ST, SC या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारी की सारी बातें आप सभी के समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं। इसी प्रकार की शानदार सी वीडियो लेकर के इसका जो अगला भाग होगा वो भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आगे के आर्टिकल को उसमें मैं विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है प्यारे साथियों तो आपका लाइक बनना चाहिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।